बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फ़याज़ अहमद है। आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ह्यूमन स्पाइन की एक और वीडियो लेके। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के लिए और फ़िज़ियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमने अगर मोबिलाइजेशन देनी है, हमने दो वर्टिब्रा के दरमियान जो मोबिलिटी है, अगर उसको इम्प्रूव करना है तो हमने किन किन चीज़ों को कंसिडर करना है। आज की वीडियो में बेसिक में आपको बताऊंगा कि जो स्ट्रक्चर वेरिएशन है, उन वेरिएशंस को कंसिडर करके हमने मोबिलाइजेशन कैसे देनी है और वो वेरिएशन पहले है क्या, और फिर उनको कंसिडर करके हमने इफ़ेक्टिव मोबिलाइजेशन कैसे देनी है। अगर आप इन वेरिएशंस को प्रॉपरली समझ जाएं तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मोबिलाइजेशन दे सकेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आप कंप्लीट वीडियो देखें। आज की वीडियो में हम जो फोरामिना है, जो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना या वर्टिब्रल फोरामिना है, वो उनमें क्या वेरिएशंस है, एरिया वाइज क्या वेरिएशन है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर किसी ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी ह्यूमन स्पाइन के हवाले से, तो वो प्लेलिस्ट में जाके ह्यूमन स्पाइन के नाम से एक वीडियो है, वो कंप्लीट देखें ताकि आज की वीडियो उनको कम्प्लीटली समझ आ सके। उन वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि एज वाइज स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होती हैं। आज हम सिर्फ एरिया वाइज स्ट्रक्चर डिफरेंसेस और मोबिलाइजेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे सामने ह्यूमन स्पाइन पड़ा है, तो इस स्पाइन के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि स्पाइनस प्रोसेसेस में क्या स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं। तो आप ये मेरे सामने ह्यूमन स्पाइन पड़ा हुआ है, तो अगर आप ये ऊपर देखें, ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं, ये सारे, ठीक है। तो इसको देखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं। मैं इसको थोड़ा सा ऐसे एलिवेटेड पोजीशन में रखता हूँ। ये देखें स्पाइनस प्रोसेसेस, ये सारे मैं जहाँ पर अपनी फिंगर मूव कर रहा हूँ, ये सारे स्पाइनस प्रोसेसेस हैं। अगर आप इस स्पाइनस प्रोसेसेस को देखें, स्पाइनस प्रोसेस को, तो वर्टिब्रल बॉडी के रिलेशन में स्पाइनस प्रोसेस थोड़ा सा नीचे है, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो ये वर्टिब्रल बॉडी है, ठीक है। तो वर्टिब्रल बॉडी से स्लाइटली इंक्लाइंड है, मतलब स्लाइटली इंक्लाइंड है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। वर्टिब्रल बॉडी जहाँ पे है उसके बिल्कुल पीछे नहीं है, स्लाइटली नीचे इंक्लाइंड है। तो हम ये कह सकते हैं कि 45 डिग्री इंक्लाइंड है, 45 डिग्री इंक्लाइंड। अब ये 45 डिग्री इंक्लाइंड है, जब भी आप इसको पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड देंगे तो ये डिज़ायर्ड इफेक्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे रख देता हूँ, मैं ऐसे रख देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे थंब प्लेस करता हूँ और दूसरी थंब को रीइंफोर्स करके इसको ग्लाइड देता हूँ, तो ये आपको डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी फोर्स की डायरेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये इंक्लाइंड है 45 डिग्री। तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपने सर्वाइकल स्पाइन में मोबिलाइजेशन देनी है तो आपने टुवर्ड द आई मूव करना है, टुवर्ड द आई मूव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ से प्रेशर देता हूँ तो मैं अपनी फिंगर्स को थोड़ा सा इंक्लाइन करूँगा, थोड़ा सा इंक्लाइन करूँगा अपवर्ड, मतलब यहाँ से टुवर्ड द आई, ऊपर की तरफ। मतलब ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री, तो थोड़ा सा ऊपर कर दें 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब मिड में वर्टिकली अपवर्ड और स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो इसके मिड में ये पोजीशन आती है 45 डिग्री, मतलब 90 डिग्री नहीं, 45 डिग्री। आपने ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, ना इंटीरियर डायरेक्शन में, ना डायरेक्टली अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में, बल्कि वर्टिकल और फॉरवर्ड डायरेक्शन के मिड में आपने ग्लाइड देना है। तो हम ये कह सकते हैं, अगर आप साइड से देखें तो टुवर्ड द आई आपने ग्लाइड देना है। आपने अपनी फोर्स की डायरेक्शन को थोड़ा सा इंक्लाइन अपवर्ड रखना है, बिल्कुल फॉरवर्ड नहीं रखना, ठीक है। अगर आप प्रोन लाइन में रिलीज कर रहे हैं तो फिर भी आपकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होनी चाहिए, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। टुवर्ड द आई आपने रिलीज करना है, क्योंकि इसकी स्पाइनस प्रोसेस की जो ओरिएंटेशन है वो स्लाइटली डाउनवर्ड है वर्टिब्रल बॉडी के लेवल से। अगर ये वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे होता तो हम फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको ग्लाइड देते, ठीक है। तो सर्वाइकल स्पाइन में स्पाइनस प्रोसेस की वेरिएशन और मोबिलाइजेशन में ये इफेक्ट था। अब हम नीचे आ जाते हैं थोरेसिक स्पाइन में। अब आप अगर थोरेसिक स्पाइन को देखें तो फॉर एग्जांपल ये कंसिडर करें T4 का स्पाइनस प्रोसेस।
T4 का स्पाइनस प्रोसेस ये है, लेकिन T4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस ये हैं, ठीक है। ये आप देखें, आप इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, ये T4 का स्पाइनस प्रोसेस है और ये T4 के ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस कहाँ है और स्पाइनस प्रोसेस कहाँ है, ठीक है। एक डिफरेंस तो ये है कि स्पाइनस प्रोसेस ट्रांसवर्स प्रोसेस के लेवल पे नहीं है। ये कहाँ पे है, ये अगर T4 है तो ये T5 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के लेवल पे होगा। इसके लेवल पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो बिलो वर्टेब्रा के होंगे, मतलब ये T4 का स्पाइनस प्रोसेस है, इसके लेवल पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो T5 के होंगे, ठीक है। एक वेरिएशन तो ये है। अब दूसरा वेरिएशन मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं ये स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर मैंने फिंगर रखा हुआ है और इसको मैं रोटेट कर देता हूँ, ऐसे रोटेट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये देखिए, ये वर्टिब्रल बॉडी जो है ये T5 की है, T4 की नहीं है। T4 की वर्टिब्रल बॉडी तो ये है, लेकिन इसके लेवल पे जो स्पाइनस प्रोसेस है वो T3 का है। बॉडी T4 की है और स्पाइनस प्रोसेस T3 का है। तो T4 का जो स्पाइनस प्रोसेस होगा वो T5 वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे होगा। तो ये दो वेरिएशन आपने अपने माइंड में रखने। तो ये स्ट्रक्चर वेरिएशन आपको पता चल गया होगा। हमने दो चीज़ें डिस्कस की कि एक तो T4 फॉर एग्जांपल T4 का स्पाइनस प्रोसेस है, उसके लेवल पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो T5 के होंगे और उसके लेवल पे जो वर्टिब्रल बॉडी होगी वो भी T5 की होगी। स्पाइनस प्रोसेस T4 का और ट्रांसवर्स प्रोसेस T5 के और वर्टिब्रल बॉडी भी T5 की। अब अगर आपने T4 का जिस तरह ये स्पाइनस प्रोसेस है इसकी वर्टिब्रल बॉडी ढूंढनी है, तो फिर आप इससे अबव जो स्पाइनस प्रोसेस पे आएंगे वो T3 का होगा और उसके लेवल पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होंगे वो T4 के होंगे और उसके लेवल पे जो वर्टिब्रल बॉडी होगी वो T4 की होगी, ठीक है। अगर T3 का स्पाइनस प्रोसेस है तो वर्टिब्रल बॉडी T4 की होगी। तो ये स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, ये आपको मस्ट याद रखने हैं ताकि आपके मोबिलाइजेशन में कोई गड़बड़ ना आए। तो अब आप मोबिलाइजेशन पे इसका क्या इफ़ेक्ट है देखें। हमने अगर फ्लेक्शन एक्सटेंशन इंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में कोई भी मूवमेंट इंप्रूव करनी है सर्वाइकल स्पाइन में, तो हम इसको पोस्टीरियर इंटीरियरली ग्लाइड देंगे और स्लाइटली अपवर्ड ग्लाइड देंगे। तो हमें डिजायर्ड इफेक्ट भी यही चाहिए कि हम फ्लेक्शन को इम्प्रूव कर रहे हैं तो इंटीरियर ग्लाइड दें ताकि फ्लेक्शन इम्प्रूव हो। अब थोरेसिक स्पाइन में ऐसा नहीं है। थोरेसिक स्पाइन में जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं फ्लेक्शन एक्सटेंशन इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ तो ये स्पाइनस प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल ये T4 का स्पाइनस प्रोसेस है। अब अगर मैं इसको पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड दूंगा, ये मैंने ग्लाइड दिया, तो आप देखेंगे कि वर्टिब्रल बॉडी पोस्टीरियरली मूव करेगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा नज़दीक ले आऊँ, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैं अगर फोर्स दे रहा हूँ ये पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में, ये पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में, तो आप देखें तो ये पोस्टीरियरली मूव कर रहा है। तो हम जब भी एक्सटेंशन को इम्प्रूव करेंगे तो यहाँ पे मैंने ग्लाइड देना है तो वर्टिब्रल बॉडी पीछे को आएगी। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटेंशन को इम्प्रूव करने के लिए आपने पिजिफॉर्म स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर रखना है और आपने पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड देना है। अच्छा, अब मैंने थोड़ा सा एंगल कैमरे का चेंज कर दिया है ताकि आप अच्छे तरीके से समझें। तो हमने ये कहा कि जब आप एक्सटेंशन को थोरेसिक स्पाइन पे इम्प्रूव करेंगे तो आपने स्पाइनस प्रोसेस को पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड देना है। अब मैं अगर इसको पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ऐसे ग्लाइड देता हूँ तो आप देखें तो वर्टिब्रा मूव कर रहा है पीछे, वर्टिब्रल बॉडी जो है वो मूव कर रही है पीछे डायरेक्शन में। देखें, ये मैंने प्रेशर दिया तो ये पीछे को मूव किया, ठीक है। अब मैं इसको वापस अपनी जगह पे लेके जाता हूँ, ये मैंने प्रेशर दिया तो ये आएगा इस डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मैं प्रेशर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अपने नॉर्मल ओरिजिनल हालत में लेके जाता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे मैं जब भी ग्लाइड दूंगा तो ये पीछे की तरफ आएगा। ये देखें, इस एरिया को आप देखें तो आपको लगेगा ये पीछे की तरफ आ रहा है, ये ठीक है। तो आपने पिजिफॉर्म यहाँ पे रखा, रीइंफोर्स किया, जब आप ग्लाइड देंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सटेंशन को इम्प्रूव करना है, ये आपके फ्लेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अब ये फॉर एग्जांपल T5 T6 के दरमियान अगर मैंने ग्लाइड देना है तो मैंने T6 को ग्लाइड देना है या T5 को ग्लाइड देना है, ठीक है, एक्सटेंशन में। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि T6 की फ्लेक्शन को इम्प्रूव करूँ या T5 की फ्लेक्शन को इम्प्रूव करूँ। यहाँ पे फ्लेक्शन लिमिटेड है तो मैं क्या करूँगा, मैं स्पाइनस प्रोसेस पे आऊँगा
ठीक है। फॉर एग्जांपल T5 और T6 के दरमियान फ्लेक्शन लिमिटेड है, तो मैं आऊँगा T6 के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। तो मैं कहाँ पे आऊँगा, मैं T5 के स्पाइनस प्रोसेस पे आऊँगा। तो उसके लेटरल साइड पे जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं वो T6 के हैं। तो वहाँ पर मैंने इंडेक्स और मिडिल फिंगर रखा, ठीक है, ये आपने रख दिया। फिर आपने ये वाला पेड हाइपोथेनार इमिनेंस मसल्स जो है, हाइपोथेनार मसल्स, वो आपने यहाँ पे रखने हैं और आपने इसको ग्लाइड देना है पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में, ठीक है, पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में। इन फिंगर्स के साथ ग्लाइड नहीं देना, इसको जस्ट यहाँ पे रखना है और आपने यहाँ से ग्लाइड देना है। अब आप देखें कि जब आपने यहाँ पर फिंगर रखा, तो जब आप इसको प्रेशर देंगे, इसको थोड़ा सा अपनी पोजीशन पे जब आप प्रेशर देंगे तो ये आगे की तरफ मूव होगा। ये देखें, ये आगे की तरफ मूव हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पीछे की तरफ आ रहा था। स्पाइनस प्रोसेस पे पीछे की तरफ आ रहा था, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ये आगे की तरफ मूव हो रहा है। मतलब ये है कि जब आप ट्रांसवर्स प्रोसेसेस को एक साथ आगे मूव करेंगे तो वो क्या करेगा, वो फ्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। लेकिन जब आप स्पाइनस प्रोसेस पे पीए डायरेक्शन में ग्लाइड देंगे तो ये एक्सटेंशन को इम्प्रूव करेगा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि रोटेशन को आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो रोटेशन के लिए बहुत सिंपल, इसी तरह से आपने आना है। फॉर एग्जांपल T5 और T6 के दरमियान रोटेशन लिमिटेड है और मैं T5 T6 की राइट रोटेशन इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। T5 और T6 के दरमियान राइट रोटेशन इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो आपने जो मिडिल फिंगर है वो T6 के राइट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रखना है और इंडेक्स फिंगर जो है वो आपने T5 के लेफ्ट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रखना है। आपने ऐसे क्रॉस में रखना है, ठीक है। ये मैं रोटेशन के लिए कर रहा हूँ, राइट रोटेशन, T6 के राइट रोटेशन के लिए, ठीक है। फिर आपने वही पेड यहाँ पे रखा और आपने पोस्टीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड दिया, ठीक है। तो ये होता क्या है, आप देखें, एक फिंगर यहाँ पे रखा है, ये T6 है और ये T5 है। एक फिंगर आपने यहाँ पे रखा हुआ है राइट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर और एक लेफ्ट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर। तो मैं ये रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं ग्लाइड दे रहा हूँ, ठीक है, ये ग्लाइड। तो देखें रोटेशन इंप्रूव हो रही है। अच्छा, अब मैं लेटरल बेंडिंग, राइट लेटरल बेंडिंग को इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने क्या करना है, तो राइट लेटरल बेंडिंग के लिए आपने क्या करना है, आपने ये जो स्पेस है, इस स्पेस को रखना है आपने, इस स्पेस को लेफ्ट हैंड के ये आपने रखना है यहाँ पर T5 के T6 के राइट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर और पीजी फॉर्म रखना है आपने T6 के लेफ्ट साइड के प्रोसेस के ऊपर, ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। ये मैंने रखा और ये वाला एरिया ये रखा मैंने, ठीक है। और मैंने क्या करना है, मैंने इसको ऐसे मूव करना है, अपने हाथों को ऐसे रोटेट करना है और एल्बोज को स्ट्रेट करके मैंने डाउनवर्ड ग्लाइड देना है, ठीक है। अब देखें होता क्या है कि जब आपने इसको होल्ड किया यहाँ और इसको यहाँ पे होल्ड किया तो ये ऐसे मूव करवाएगा, ये मूव किया मैंने, तो ये देखें ये लेटरल बेंडिंग में आ रहा है। तो थोरेसिक स्पाइन में जब आप लेटरल बेंडिंग को इम्प्रूव करेंगे तो आपने ये वाला एरिया राइट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रखना है जिस सेगमेंट को आप रिलीज कर रहे हैं, और ये वाला पीजी फॉर्म आपने लेफ्ट साइड पे रखना है। फिर आपने हाथों को रोटेट कर देना है, ये वर्टिब्रा को रोटेट नहीं करेगा, वर्टिब्रा को लेटरल बेंड करेगा। आपको रोटेशन हाथों पे नज़र आ रही है लेकिन ये बेंड वर्टिब्रा को कर रहे हैं उस साइड पे। ये आपने बेंड किया और फिर आपने पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में उसको ग्लाइड दिया, ठीक है। तो थोरेसिक स्पाइन में हमने जो वेरिएशंस है उसको कंसिडर करके ग्लाइड में क्या चेंजेस लेके आए हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं लंबर स्पाइन में क्या चेंजेस है। लंबर स्पाइन को अगर आप देखें तो जो स्पाइनस प्रोसेस है वो वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे है। मैं थोड़ा सा लेटरल साइड से, ये देखिए ये वर्टिब्रल बॉडी है, इसी के लेवल में बिल्कुल 90 डिग्री पे पड़ा हुआ है। आपने जब भी ग्लाइड देनी है तो आपने पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में ग्लाइड देनी है, ठीक है, आप समझ गए। तो लंबर स्पाइन में बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे ही है स्पाइनस प्रोसेस। तो आपने जब भी ग्लाइड देना है, चाहे आप पीजी फॉर्म यूज़ करें चाहे आप थंब यूज़ करें, लेकिन आपने पोस्टीरियर इंटीरियर वर्टिकली डाउनवर्ड देना है। सर्वाइकल स्पाइन, अब थोड़ा सा समराइज़ कर लेता हूँ कि सर्वाइकल स्पाइन में जब भी आप ग्लाइड देंगे तो आपने फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी इंक्लाइन रखनी है अपवर्ड, ठीक है, 45 डिग्री इंक्लाइन अपवर्ड रखना है और आपने टूवर्ड द आई उसको ग्लाइड देना है, ठीक है। थोरेसिक स्पाइन में जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बिलो वर्टिब्रा की बॉडी के लेवल पे होती है। तो हम जब भी स्पाइनस प्रोसेस पे ग्लाइड देंगे तो उससे एक्सटेंशन इंप्रूव होगी, ठीक है। और जब भी हम
ट्रांसवर्स प्रोसेस पे ग्लाइड देंगे तो उससे फ्लेक्शन इम्प्रूव होगी। जब आप लेटरल बेंडिंग को इम्प्रूव करेंगे तो आपने एक सेगमेंट के राइट साइड के ट्रांसवर्स प्रोसेस को यहाँ पे रखना है और पीजी फॉर्म को लेफ्ट साइड के सेम वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रखना है और उसको रोटेट करके सेम वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर रखना है और उसको रोटेट करके आपने डाउनवर्ड ग्लाइड देना है। लंबर स्पाइन में चूँकि स्पाइनस प्रोसेस वर्टिब्रल बॉडी के लेवल पे है तो आपने जस्ट पीजी फॉर्म रखना है और आपने पोस्टीरियर इंटीरियर डायरेक्शन में उसको ग्लाइड देना है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने ग्लाइड देना है। तो ये वेरिएशन थे स्पाइनस प्रोसेस की वेरिएशन और उसका इफ़ेक्ट मोबिलाइजेशन पे। मोबिलाइजेशन में हम क्या क्या चेंजेस लाएंगे अगर स्पाइनस प्रोसेस को हम कंसिडर करें। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्पाइन में कौन कौन से फोरामिना हैं। तो स्पाइन में मेजर दो फोरामिना होते हैं। एक को कहते हैं स्पाइनल फोरामिना और वर्टिब्रल फोरामिना। ठीक है, स्पाइनल फोरामिना या वर्टिब्रल फोरामिना जहाँ से स्पाइनल कार्ड पास हो रहा है, और एक है न्यूरल फोरामिना या इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जहाँ से नर्व पास हो रहा है। ठीक है, जहाँ से नर्व रूट से नर्व राइज होके जो डिस्टेंस एक्सट्रीमिटीज़ को सप्लाई कर रहा है, तो उसको बोलते हैं न्यूरल फोरामिना या इंटरवर्टिब्रल फोरामिना। जहाँ से स्पाइनल कार्ड पास हो रहा है, जो सेंटर में होता है वर्टिब्रल बॉडी के पोस्टीरियर साइड पे होता है, उसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामिना या स्पाइनल फोरामिना। अच्छा, तीसरा एक फोरामिना होता है जिसको वर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। तो वो कहाँ पे होता है? वो स्पाइनस प्रोसेसेस ऑफ सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रा, सर्वाइकल स्पाइन के वर्टिब्रा के ट्रांसवर्स प्रोसेस से एक फोरामिना होता है जहाँ से वर्टिब्रल आर्टरी पास हो रही है और वो ब्रेन को जाके सप्लाई कर रही है। तो वो एक एक्स्ट्रा फोरामिना है जो सिर्फ और सिर्फ सर्वाइकल स्पाइन में होता है, तो उसको वर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं। तो तीन फोरामिना हमने डिस्कस किए हैं। स्पाइन में सर्वाइकल स्पाइन में तीन फोरामिना होते हैं, एक वर्टिब्रल फोरामिना या स्पाइनल फोरामिना, और एक लेटरल साइड पे जो फोरामिना होता है जिसको न्यूरल फोरामिना या इंटरवर्टिब्रल फोरामिना कहते हैं, और एक वर्टिब्रल फोरामिना जिससे वर्टिब्रल आर्टरी जो है वो पास हो रही है और ब्रेन को सप्लाई कर रही है। तो बाकी एंटायर स्पाइन में दो फोरामिना होते हैं, एक इंटरवर्टिब्रल फोरामिना और एक सेंट्रल फोरामिना या वर्टिब्रल फोरामिना या उसको स्पाइनल फोरामिना भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप लाजमी कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के बारे में, कोई भी सजेशन हो या आप चाहते हैं मैं किसी और प्रॉब्लम के लिए वीडियो बनाऊं या किसी और स्ट्रक्चर पे वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फीडबैक्स को कंसिडर करूं और उसके अकॉर्डिंगली वीडियोस बनाऊं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी सजेशन दें कि वीडियो में और क्या क्या चेंजेस मैं लेके आ सकता हूं, वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकता हूं, या आप चाहते हैं किसी और प्रॉब्लम के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।